अनुराग धीरे से उस कागज को उठाता है और उस कागज को खोलते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये किस चीज का कागज है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग उस कागज को खोलने लग जाता है। अनुराग उस फोल्ड किए हुए कागज को खोल ही रहा था कि तभी उसे एक औरत की पुकारने की आवाज सुनाई देती है। लेखक बाबू, मेरे लेखक बाबू, आप बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर आइए ना। जैसे ही अनुराग ये आवाज सुनता है, उसका ध्यान उस कागज पर से हट जाता है और उस आवाज की तरफ चले जाता है। अनुराग उस आवाज को सुनते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये आवाज ये आवाज तो मुझे सुनी हुई लग रही है। ये आवाज तो वही आवाज है जो मुझे हर वक्त सुनाई देती रहती थी, मेरे कानों में गूंजती रहती थी। बार बार कोई औरत इसी आवाज में मुझे लेखक बाबू कहकर पुकारा करती थी। अनुराग ने इतना सब सोचा ही था कि तभी फिर उसे एक औरत की पुकारने की आवाज सुनाई देती है। लेखक बाबू, मेरे लेखक बाबू। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ खुद से बोल पड़ता है, ये आवाज तो अंदर से आ रही है, इसका मतलब अंदर कोई है। औरत के फिर पुकारने की आवाज सुनाई देती है, लेखक बाबू, मेरे लेखक बाबू। इतना कहकर अनुराग झट से दरवाजे को धक्का देकर उसे खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है तो अनुराग देखता है कि अंदर कोई नहीं था। अनुराग कमरे के अंदर कदम रखते हुए खुद से कहता है, ये क्या, यहाँ पर तो कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज तो यहीं से सुनाई दे रही थी। उस कमरे के अंदर अभी भी धीमे धीमे औरत की अनुराग को लेखक बाबू कहने पुकारने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर वो आवाज कैद हो गई हो। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि यक्षिणी की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे से जुड़ी अनुराग और यक्षिणी की यादें अभी भी वहीं पर कैद हो। अनुराग कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है पर उसे कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं देता है। अनुराग को अभी भी उस औरत की आवाज सुनाई दे रही थी, पर जब अनुराग कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है तो उस कमरे से जुड़ी हुई उसकी सारी यादें ताजा हो जाती हैं। वो उस आवाज को भूल जाता है और उसे याद आता है कि ये कमरा उसी का था। बचपन में वो अपना आधे से ज्यादा वक्त इसी कमरे के अंदर बिताया करता था। उसे याद आता है कि इसी कमरे के अंदर वो अपने पिता की किताबों की कहानियां पढ़ता था। उसे ये भी याद आता है कि अक्सर जब वो सबसे नाराज होता था तो इसी कमरे के अंदर खुद को बंद कर दिया करता था। उसे ये भी याद आता है कि एक बार उसे इस कमरे में दिन भर बंद करके रखा गया था, वो भी दिलीप की वजह से। गलती दिलीप ने करी थी पर सजा अनुराग को मिली थी। दिलीप ने अपनी चालाकी से सारा इल्जाम उस पर लगा दिया था, जिस वजह से उसे दिन भर भूखा रहना पड़ा था। पर अनुराग को यह भी याद था कि वो भूखा नहीं रहा था। जब उसे भूख लग रही थी तो कहीं से अचानक से खिड़की के पास एक सेब आ गया था। सेब कहाँ से आया था ये अनुराग को याद नहीं था। बस उसे ये याद था कि उस रात उसने खूब सारे सेब खाए थे। अनुराग को जैसे ही ये पल याद आता है वो तुरंत खिड़की के पास देखने लग जाता है। जब अनुराग खिड़की के पास देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बस खिड़की को एकटक नजर से देखते रह जाता है। खिड़की के पास अभी भी एक ताजा सेब रखा हुआ था, जिस पर ऊपर से एक बाइट कटी हुई थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उस सेब को किसी ने खाया था। अनुराग बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम उस सेब की तरफ बढ़ाने लग जाता है। अनुराग खिड़की के पास पहुंचता है, अपने हाथ में पकड़े कागज को टेबल पर रखता है और उस सेब को उठा लेता है। अनुराग उस सेब को देखते हुए कहता है, ये सेब यहाँ पर कैसे? ग्रेवयार्ड कोठी तो इतने दिनों से बंद थी, फिर इतना ताजा सेब यहाँ कैसे आ गया? कौन इस सेब को लेकर आया होगा? अनुराग उस सेब को देखते हुए यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने एक एक करके कई सारे पल गुजरने लग जाते हैं। उसे नजर आता है कि एक औरत बचपन में इसी कमरे के अंदर उसे ये सब खाने के लिए दे रही थी और अनुराग उसके हाथ से वो सब लेकर खा रहा था। पर अनुराग को उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस औरत का चेहरा धुंधला था। अनुराग को उस औरत की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो औरत बार बार अनुराग से कही जा रही थी, लो सेब खाओ, लेखक बाबू सेब खाओ। अनुराग के कानों में बार बार यही आवाज गूंज रही थी। अगले ही पल अनुराग की आंखों के सामने का दृश्य बदल जाता है और उसी के साथ उसके हाथ में जो सेब था वो भी धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। वो सेब काला होने लग जाता है। अनुराग देखता है कि वो जंगल के अंदर एक औरत के साथ था। उसी औरत के साथ बात करते हुए वो जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। इस बार भी अनुराग को उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो उस औरत को देखकर इतना जरूर समझ गया था कि ये भी वही औरत थी जो उसे सेब खिला रही थी। अनुराग की आंखों के सामने फिर सीन बदल जाता है और इस बार वो उसी औरत के साथ एक बड़े से झरने के पास खेल रहा था। इस बार भी उसे उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था।
एक एक करके अनुराग की आंखों के सामने कई सारे पल गुजरने लग जाते हैं, पर किसी भी दृश्य में उसे उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे पल अनुराग की आंखों के सामने से गुजरते जा रहे थे, उसके हाथ का सेब और ज्यादा सड़ने लग गया था, काला होने लग गया था। अनुराग की आंखों के सामने बार बार वो पल गुजर रहे थे। साथ में उस औरत की लेखक बाबू कहने की आवाज सुनाई दे रही थी। अनुराग का सिर घूमने लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा था। उसके मन में यादों का बवंडर बनने लग जाता है, जो उसके दिमाग के अंदर घूमने लग जाता है। उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे उसके शरीर के अंदर कोई बवंडर घूम रहा हो। अचानक से अनुराग को अपने हाथ में जलन होने लग जाती है। वो जलन इतनी तेज हो रही थी कि उसने अपने हाथ में जो सेब पकड़ा हुआ था वो सेब उसके हाथ से छूट जाता है। अनुराग को उसी हाथ में जलन हो रही थी जिस हाथ में उसके पहले 2 निशान आ चुके थे। अनुराग देखता है कि उसकी कलाई पर एक और निशान उभरने लग गया था। अनुराग के मन में अभी भी यादों का बवंडर घूमे जा रहा था और वही बवंडर का निशान अनुराग की कलाई पर आने लग गया था। अनुराग को इतना दर्द हो रहा था जैसे कोई उसका मांस काट रहा हो। अनुराग की कलाई पर एक और निशान उभर जाता है और वो निशान था बवंडर का। जब अनुराग अपने हाथ की कलाई पर आए हुए बवंडर के निशान पर अपनी उंगलियां फेरता है तो उसका सिर और ज्यादा चकरा जाता है। उसको वो दर्द सहन नहीं होता और वो फर्श पर ही धड़ाम से गिर जाता है। फर्श पर गिरते ही अनुराग बेहोश हो जाता है। सुबह हो गई थी और इस तरफ रौंका मुचा गांव में हवेली के अंदर हर कोई अपने अपने काम में मगन हो गया था। रजनी और वंदना दोनों मिलकर किचन में नाश्ता बना रही थी, तो हॉल के अंदर ही जानकी बैठी हुई थी जो नन्ही सी अमोदिता की मालिश कर रही थी। अमोदिता की उम्र इस वक्त 1 साल की थी। हॉल के अंदर ही विराट भी बैठा हुआ था, जो किसी बात को लेकर परेशान नजर आ रहा था और उसी बारे में सोच रहा था। जानकी अमोदिता की मालिश करते हुए कहती है, मेरी अम्मो, तू तो बहुत सुंदर है। देखना बड़े होकर कितने रिश्ते आते हैं तेरे लिए। लाइन लग जाएगी तेरे लिए रिश्तों की। नन्ही से अमोदिता जानकी की ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है, जैसे उसे भी पता हो कि जानकी उससे क्या कह रही थी। जानकी अपनी आंख का काजल निकालकर अमोदिता के गाल पर टीका लगाते हुए कहती है, मेरी अम्मू को किसी की नजर ना लगे। सांवली है पर बहुत सुंदर है मेरी अम्मू। अमोदिता की मालिश करते हुए ही जानकी की नजर विराट पर पड़ जाती है और वो तुरंत विराट से खुश होते हुए कहती है, विराट बेटा, तू मुझे कब खुशखबरी दे रहा है? तेरी और वंदना की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया, पर अभी तक तूने मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी। ये बात सुनते ही विराट का चेहरा और उतर जाता है। वो नाराजगी के साथ जानकी से कहता है, माँ, आपको तो सब पता है ना, फिर भी आप मुझसे ऐसा कह रही हैं। कुछ कमियों के कारण विराट और वंदना को संतान प्राप्ति नहीं हो सकती थी और ये बात घर में फैल चुकी थी। जब से विराट ने अपनी और वंदना की जांच डॉक्टर से करवाई थी, इसी बात को लेकर सिर्फ विराट ही नहीं, घर के बाकी लोग भी परेशान थे और सबसे ज्यादा जो व्यक्ति परेशान था वो था दिलीप। उसे डर था कि अगर विराट को कोई संतान नहीं हुई तो फिर उसका आगे वंश कैसे बढ़ेगा, उसके वंश का नामो निशान मिट जाएगा, जो वो कभी नहीं चाहता था। यही कारण था कि वो टोने टोटके करने में लगा हुआ था। इसी आस में वो ग्रेवयार्ड कोठी भी गया था। जब जानकी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दे बेटा, माँ होना तो बार बार भूल जाती हूँ। हमेशा इसी आस में रहती हूँ कि कब अपने पोते पोती की सूरत देखूंगी। विराट मायूसी भरी निगाहों के साथ कहता है, माँ, आपको पता है ना, मैं पिता नहीं बन सकता। मेरे अंदर। विराट अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही जानकी उसे बीच में टोकते हुए ही कहती है, तू ऐसा क्यों बोलता है बेटा? मुझे पता है उस ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। तेरे घर में भी खुशियों का दिया जरूर जगमगाएगा। मेरा मन कहता है तू जरूर एक ना एक दिन बाप बनेगा, देखना तू। विराट पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कोई दरवाजे की डोरबेल बजाने लग जाता है। जानकी अमोदिता को साइड कर ही रही थी कि तभी विराट बोल पड़ता है, माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं खोलता हूँ ना। इतना कहकर विराट अपनी जगह पर से उठता है और दरवाजा खोलने के लिए जाने लग जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर अनुराग खड़ा हुआ था। विराट अनुराग को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि जिस वक्त अनुराग गांव छोड़कर गया था उस वक्त विराट छोटा था। विराट अनुराग को देखते हुए उससे पूछता है, आप कौन? अनुराग विराट को बड़े प्यार से देखते हुए कहता है, काफी बड़े हो गए हो बेटा। जानकी के पीछे से आवाज आती है, विराट बेटा, कौन आया है? विराट वहीं पर खड़े रहकर जवाब देता है, पता नहीं माँ, कोई आया है। अनुराग खुश होते हुए कहता है, कोई और नहीं बेटा, तुम्हारे चाचा आए हैं। मैं अनुराग हूँ, तुम्हारा चाचा। तुमने मुझे नहीं पहचाना?
जैसे ही आवाज जानकी के कानों तक पहुंचती है, वो तुरंत अमोदिता को लेकर उठती है और दरवाजे के पास पहुंच जाती है। जब जानकी अनुराग को देखती है तो जानकी की आंखें भर आती हैं। कैसे न भरती? इतने सालों बाद वो अनुराग को जो देख रही थी, अनुराग ही था जिसने दिलीप से जानकी को अपनी पत्नी मानने से पहले अपनी भाभी माँ माना था। जानकी अनुराग को देखकर खुश होते हुए कहती है, देवर जी आप? अनुराग जानकी के पैर पड़ते हुए कहता है, हाँ भाभी, मैं आपका नटखट देवर अनुराग। अनुराग बचपन से ही जानकी को माँ की तरह ही पूछता था और आज भी उसकी नजरों में जानकी की वही जगह थी। जानकी अनुराग से कुछ नाराजगी भरे अंदाज में कहती है, तो आखिर इतने सालों बाद आपको हम लोगों की याद आ ही गई देवर जी? अनुराग अपनी गलती मानते हुए कहता है, याद तो रोज ही आती थी, पर क्या करता, शहर में इतना काम था कि यहाँ पर आने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। जानकी विराट को अनुराग से मिलाते हुए कहती है, ये तुम्हारे चाचा जी हैं विराट बेटा, तुम्हारे पिता के छोटे भाई। ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो? पैर पड़ो अपने चाचा जी के। विराट हैरानी के साथ अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा? मेरे चाचा जी? पापा के छोटे भाई? पर आप लोगों ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि पिताजी के कोई छोटे भाई भी है? सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर कैप्चर दबाओ। मुझे नहीं पता वो क्लिक करना चाहिए।